Okay, friends, let's quickly start with the next chapter, tax invoice, debit note and credit note. Okay, lovely, lovely, lovely. आ जाओ फटाफट से. Okay, दोस्तों, तो ये जो नया चैप्टर है, ओके, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसमें बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले और क्यों सीखने वाले वो आप जरा देख लीजिए एक बार. तो दोस्तों, आज इशू यही था. एक सप्लायर है, एक रिसिपेंट है. सप्लायर को गुड्स और सर्विस तो दे देता था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट इनवॉइस जो है वो रिसिपेंट को देता था अपने हिसाब से, अपने विम्स और फैंसीज के हिसाब से. तो पता चला ये उसने दिया दिसंबर में. तो इसमें रिसिपेंट के बैंड लग जाती थी बेटा, बिकॉज रिसिपेंट को आईटीसी भी मिलता था इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो उसका वर्किंग कैपिटल बड़े पैमाने पे हो जाता था क्या बेटा, ब्लॉक. एंड दैट इज नॉट कूल बॉस, नॉट कूल. तो गवर्नमेंट ने फिर क्या है, सप्लायर के एंड पे एक टाइम लिमिट डाल दिया कि सुन सप्लायर बेटा, मैं अलग अलग सिचुएशंस को डिफाइन कर रहा हूँ. वो अलग अलग सिचुएशंस में तुझे ये टाइम लिमिट को अडियर करना पड़ेगा, और ये टाइम लिमिट के पहले तुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. अगर तूने वो टाइम लिमिट पे इनवॉइस इशू नहीं किया तो आगे ऑफेंसेस और पेनल्टीज चैप्टर के अंदर सेक्शन आएगा 122 सबसेक्शन 3, जहाँ पे इफ़ यू फेल टू इशू इनवॉइस एज पर द टाइम लिमिट, तो आपको याद रखना अप टू 25,000 का लग जाएगा क्या, पेनल्टी. अप टू 25,000 का लग जाएगा क्या, पेनल्टी. आर यू गेटिंग इट? यस. तो सप्लायर भी क्या है, सीधा हो गया. सप्लायर ने बोला अरे सॉरी, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, आप जब बोलोगे मैं करूंगा. और अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है क्या, ओके, गवर्नमेंट ने जब से ये रूल डाला है, सप्लायर सीधा सीधा चलने लगा है, कोई नाटक नहीं करता. आर यू गेटिंग इट? यस. चलो, तो ये पूरे चैप्टर में अपने को क्या समझना है, सिचुएशन समझना है, और उस सिचुएशन के हिसाब से टाइम लिमिट समझना है. बस यही है, और कुछ नहीं है ये चैप्टर में. पता नहीं इंटर में लोग इससे क्यों घबराते थे, फाइनल में भी छोड़ के जाते हैं. पर बेटा गोटी खेलना है ये चैप्टर में, लिटरली. ओके, क्योंकि आधा चैप्टर तो वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई में आपने खत्म कर दिया है. ओके, तो दोस्तों जीएसटी में सबसे पहले करेंगे गुड्स का टाइम लिमिट, फिर करेंगे एस फॉर सर्विस, सर्विस का टाइम लिमिट. तो गुड्स के टाइम लिमिट में दोस्तों अगर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स की, तो टाइम लिमिट क्या है, ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. परफेक्ट. नो मूवमेंट में माय डिफरेंस बात करेंगे किसकी, ऑन और बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. करेक्ट. थर्ड क्या है बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की. तो यहाँ पे इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट की. और लास्ट क्या है बेटा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए. करेक्ट, डेट ऑफ अप्रूवल या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर. इज दैट वेरी क्लियर? यस. सर्विस के केस में क्या है, तो डिपेंड करता है दोस्तों, वन टाइम सर्विस है या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है. वन टाइम सर्विस है तो विद इन 30 days आपको रेज करना है इनवॉइस, राइट. और अगर वो बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 days हो जाएगा वही. ठीक है. इसके अंदर एक छोटा सा और एंगल है, प्रोविजो. प्रोविजो टू 31(2). ओके. और वो प्रोविजो ऐसा है दोस्तों कि अगर चार में से कोई भी एक इंडस्ट्री, चार कौन सी इंडस्ट्री, बैंक, एनबीएफसीज, टेलीकॉम कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज, इन चारों में से कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा सीन हो रहा है कि अपनी ब्रांच अपने को ही सर्विस दे रही है, तो ब्रांच 1 इज गिविंग सर्विस टू ब्रांच 2. ओके. एक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, एक दिल्ली में रजिस्टर्ड है, राइट. तो अगर आप ऐसा डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा हो, कवर्ड अंडर सेक्शन 25(4) या 25(5), ठीक है, तो बेसिकली अपनी ब्रांच को क्या है, सर्विस दे रही है, और ये इन चारों में से कोई इंडस्ट्री में आता है, तो फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, तो लल्ला बोला है, डेट व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड सच सप्लाई ऑफ सर्विस और expiry of the quarter in which supply was made, whichever is earlier. Okay. तो डेट ऑन विच सप्लायर रिकॉर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज मेड, व्हिचएवर इज अर्लियर.
इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? राइट? तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। इसका एक छोटू सा एग्जाम्पल मैं ऐसे दे दूंगा कि आज फॉर एग्जाम्पल ओके रिलायंस जियो है, ठीक है, रिलायंस जियो registered person in Maharashtra providing service to Reliance Jio registered person in गुजरात। ठीक है, डन है बॉस, डन है। ठीक है, अब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, वन फोर, डेट ऑफ इनवॉइस, 10/4, date on which supplier records supply of service, 3/4, date of payment, 1/5। बताओ क्या हो गया? सबसे पहले क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री है? यस। क्या एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रहे हैं? यस। कौन सी दो डेट्स आएगी? कौन सी दो डेट्स आएंगी? सबसे पहला डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब दिया गया है? 1/4 को। तो आज आपको पता है एक तो ये डेट आ जाएगी और दूसरी डेट क्या है? एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज मेड। तो सप्लाई वाज मेड इन विच मंथ? 1/4। अभी इसका क्वार्टर कौन सा है वो देखो। सप्लाई वाज मेड ऑन 1/4। नाउ व्हाट इज द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वाज मेड? तो क्या आ जाएगा? 30th जून। तो 30th जून को आप कंपेयर करेंगे 3/4 के साथ, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बस इतना याद रखना आप। ओके, एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर है। क्वार्टर साल में होते हैं 4, उसके अंदर महीने होते हैं 3। पहले क्वार्टर का क्वार्टर एंडिंग है 30th जून, दूसरे का है 30th सितंबर, तीसरे का 31st दिसंबर, चौथे का 31st मार्च। समझा ना बेटा? ये एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट समझा ना रे पगले? यस, यस। ओके, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, दूसरा एंगल है, ये वन टाइम सर्विस है। दूसरा है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, जहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा अगर आपने सर्विस दी है ऑन रेकरेंट बेसिस, ऑन कंटिन्यूस बेसिस, तो भैया उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, जिसके अंदर 3 सिचुएशंस होंगी। व्हेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस इशू कर देना। जब पेमेंट ही असर्टेनेबल नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट हो रहा है तब कर देना। और जब पेमेंट लिंक्ड है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, तो फिर ओके, ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट के पहले इनवॉइस रेज कर देना। इज दैट वेरी क्लियर? यस। क्या ये चीज़ हम लोगों ने की है? यस बेटा, ये पूरा ब्रैकेट हम लोगों ने कर दिया है ऑलरेडी। समझा? यस। चलो अभी मेन काम पे आते हैं दोस्तों। मेन काम अपना यहाँ से शुरू होता है, 1 नंबर सेक्शन 31(3) से। दिस इज द मेन डील, दिस इज द बिग डील, 31(3). समझे? इसमें शुरू करते हम लोग सीधा ए से लेके ABCDEFG। ओके, ठीक है, चलो फटाफट। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग किसकी? 31(3)A की, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस की। अब नाम में ही माँ कसम लिखा है रिवाइज टैक्स इनवॉइस, यानी कि टैक्स ऐसा है जो रिवाइज्ड है बेटा।
तो आज इशारा किस बात की तरफ है, सबसे पहले सुन लो। ओके, कि आज दोस्तों अगर सिचुएशन ऐसा है कि 1/4 को क्या है, मैंने स्टार्ट किया मेरा बिजनेस, ठीक है, और भगवान ने कड़ा साथ दिया, तो 1/10 को मैं लायबल हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि भैया मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया पगले 20 लाख से ज्यादा। जैसे ही मैं लायबल हुआ, 6/10 को मैंने अप्लाई कर दिया फॉर आरसी। दैट इज विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज। और 10/10 को मुझे मिल गया आरसी, ग्रांट ऑफ आरसी, तो मुझे मेरा जीएसटी नंबर मिल गया, ठीक है। अब याद रखना, जब भी मैं लायबल होता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, और 30 दिन के अंदर लायबल होने से मैं अगर क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो याद रखना मेरे बंधु बंधु मेरे बंधु, मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आ जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आ जाता है, उसका मतलब ये दिन से ओके, मैं जो भी सप्लाई करूंगा उस पे मुझे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, सिंपल। क्योंकि 1/10 को क्या 20 लाख एक्सीड हुआ, तो 1/10 से जो भी आगे सप्लाईज हुआ उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अगर पे करना है तो चार्ज भी तो करना है बेटा, मैं थोड़ी मेरे जेब से दूंगा, नॉनसेंस। आईडीटी है ये, डीटी थोड़ी है। तो मैं जीएसटी चार्ज भी करूंगा। पर जीएसटी चार्ज करने में दिक्कत यही आएगा कि सामने वाला अगर पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति तेरी तरह, तो वो पूछेगा भाई जीएसटी नंबर है कहाँ तेरा। स्पेशली अगर वो 1 2 3 4 1 से लेके 10 के बीच में कभी भी अगर वो माल बेच रहा है और वो जीएसटी लगा रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति पूछेगा जीएसटी नंबर कहाँ है, तुझे किसने हक दिया जीएसटी लगाने का, जब जीएसटी नंबर ही नहीं लिखा तूने अपने इनवॉइस पे। नॉनसेंस। सामने वाला मना कर देगा। अब होगा क्या, सामने वाला मना कर देगा। अब मेरे को तो इफेक्टिव डेट रख दिया है गवर्नमेंट ने ये, तो मुझे तो गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा, तो मेरा तो जेब कट जाएगा। क्योंकि मेरा मार्जिन अभी क्या है, मेरे जेब से जा रहा है, यहाँ पे जीएसटी मेरे जेब से जा रहा है। ऋषि पन्ना बोल दिया है। किसकी वजह से? एक लैग के वजह से। क्या लैग हो रहा है कि यार मैं जब इफेक्टिव डेट मेरा आ रहा है, लायबल जब हो रहा हूं, तभी जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर बाद मिल रहा है। तो उसके उतने टाइम के लिए धंधा थोड़ी बंद कर दूंगा मैं। तो फिर ये दिक्कत आई, तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को कंप्लेन किया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है भाई, कि मैं रिसीपंड से कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ पर तुझे देना पड़ रहा है, तो मेरा जेब कट रहा है, नॉट फेयर। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, काम करते इसका सोल्यूशन निकालते। मैंने पूछा क्या? उन्होंने बोला सुन, तू अभी के लिए जो भी सप्लाईज कर रहा है, ओके, जो भी सप्लाईज कर रहा है तेरे रजिस्टर्ड रिसिपेंट्स को, क्योंकि आईटीसी तो उनको ही चाहिए, राइट, तू उनको सिर्फ एक ओके इनवॉइस भेज दे, ऐसे नेम सेक के लिए, ओके, जो बाय द वे ओरिजिनल इनवॉइस है। तू अमाउंट भी लिख क्या, 11,80,000, पर उनको सिर्फ इतना बोल दे कि देख रिसिपेंट, तू मुझे है ना सिर्फ अभी के लिए 10 लाख ही देना, 1,80,000 मत देना। 1,80,000 है ना रजिस्टर्ड रिसिपेंट, तू कब दे मुझे पता है? जब जैसे ही मुझे क्या है आरसी मिल जाता है, उसके बाद मैं तुझे मेरा वो जीएसटी नंबर मेरे इनवॉइस पे छाप के जो नया इनवॉइस दूंगा तुझे, जिसके अंदर जीएसटी नंबर होगा, वो तेरे को मिल जाएगा, तेरे को अश्योरिटी आ गया। उसके बाद तू 1,80,000 रिलीज कर, तुझे आईटीसी मिल जाएगा। बिकॉज तेरे पास अभी जो डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं आरटीआई, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट अंडर 16(2)(a जो है a section that prescribes the primary conditions of availing ITC. तो आईटीसी चैप्टर में जब हम जाएंगे तो सबसे पहला सेक्शन क्या पढ़ेंगे, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो क्या होना चाहिए आपके पास? स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। और वो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स में किसका नाम है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस का नाम। देखेंगे इनवॉइस चैप्टर का अगर जाओगे आप तो वहां पे पता चलेगा। मैं लेकर आऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अरे ठीक है,
ओके, तो हाँ, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे इसके बाद मैं आराम से रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ। तो जैसे ही उसको क्या है वो मिल जाएगा, वो क्या है रिमिट कर देगा 1,80,000 जिसका उसको मिल जाएगा आईटीसी। ठीक है, तो जैसे हर इनवॉइस को इशू करने का क्या टाइम लिमिट है, विद इन 30 डेज, राइट। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला आरटीआई इशू करने का भी क्या टाइम लिमिट है, ऐसे नहीं कभी भी बोला है। टाइम लिमिट क्या है, बोला है ये कि भाई सुन, मुझे आरसी मिला विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, आई विल हैव टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। समझा? ये केस, तो 1 महीने के अंदर भैया आरटीआई इशू कर देना है। ओके, अच्छा, किस पीरियड के रिलेशन में करना है, जिस दिन से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है वहां से लेके यहाँ तक, क्योंकि 10-10 के बाद तो वो ऐसे ही इनवॉइस इशू करेगा ना बेटा जिसमें ऑलरेडी जीएसटी नंबर होगा, इसीलिए ये पीरियड वो चुना है। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है कि रिसीपन अगर अनरजिस्टर्ड निकला तो उसको तो क्या है यार, आईटीसी से कोई मतलब ही नहीं है, नॉनसेंस। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया फिर ऐसे सिचुएशन में सप्लायर जब रिसीपंड ही तेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो फिर तू इशू कर दे कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी ये इशू नहीं करेगा, ये अपने पास रखेगा ये। समझा? तो जो नॉर्मली क्या है वो आरटीआई इशू करता था ना अलग अलग रिसिपेंट्स को जो रजिस्टर्ड थे, वो यहाँ पे वो अपने पास ही रखेगा उसको। समझा? और बस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देगा अपनी तसल्ली के लिए, सो दैट ऑडिटर कुछ कल उठ के मांगे तो इसके पास वो कागजात हो और कुछ नहीं। समझा? ये केस। अच्छा, पर एक चीज याद रखना, अगर तेरा सप्लायर निकला अनरजिस्टर्ड पर्सन पर तूने मार दिया है इंटरस्टेट, और जिसमें वैल्यू भी है कितना, एक्सीडिंग 2.5 lakhs पर ट्रांजैक्शन, तो फिर भले ही इसकी जात बेटा अनरजिस्टर्ड की हो, डजेंट मैटर, तू कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा, तू इंडिविजुअल रिवाइज टैक्स इनवॉइस ही इशू कर दे। ठीक है, यस। ओके, तो ये सब कॉन्वर्जेशंस हम लोगों ने कर दिए। तो सबसे पहले ये इशू होगा और फिर छोटा सा नोट है। ओके, डन है बॉस। ठीक है, तो ये चीज़ एक सॉर्टेड है आपके एंड पे। परफेक्ट। नेक्स्ट इज 31(3)(b). ओके, 31(3)(b क्या है, बात करते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, ओके, ओके,
तो बात कर रहे हैं हम लोग 31(3)(b की, जहाँ पे बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस की। यार ये स्पेसिफिकली किसके लिए था दोस्तों? ये स्पेसिफिकली छोटे रिटेलर्स के लिए था, जहाँ पे बोला गया कि सप्लायर रजिस्टर्ड होगा ऑब्वियसली तो ही कंप्लायंस उसके सर पे आएगा, पर रिसिपेंट अगर क्या है अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 एंड रिसिपेंट अगर सप्लायर से कोई भी इनवॉइस की मांग नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि नॉर्मल किराने की दुकान में ओके यही सिचुएशन होता है, जनरली हाउसवाइफ्स है, छोटे बच्चे हैं, वही क्या है खरीदने आएंगे चॉकलेट बिस्किट ये वो, क्या वो इनवॉइस मांगेंगे उससे? नहीं। क्या वो अनरजिस्टर्ड है? हाँ। और वैल्यू ऑफ सप्लाई जनरली होगा 200 से कम। तो गवर्नमेंट बोलता है यार आप समझो कि ये अच्छा कोई, आप समझो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, कोई आता है क्या दो मेलोडी लेने, मेलेडी लेने, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर, दो क्या है भाई लेज लेने आ गए या पेप्सी लेने आ गया, ये लेने आ गए, वो 50-100 रुपए का आइटम लेने आया है, बराबर। उस पर क्या इनवॉइस रेस करूंगा? मैं इनवॉइस काटूंगा, बिल दूंगा उसको? अरे क्या है, उसको जरूरत ही नहीं है यार, रिसिपेंट तो अनरजिस्टर्ड ठहरा, उसको क्या एटीसी चाहिए? नहीं, वो मांगेगा भी नहीं इनवॉइस, और वो तेरी तरह आर्टिकल भी नहीं है कि उसको रीइंबर्समेंट दिखाना है, समझा ना गाउठी? तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलता है सप्लायर तू कुछ इनवॉइस इशू कर ही मत, तू बस इसका रिकॉर्ड रख अपने पास और उसको बुला दे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, दैट्स इट। ओके, बस इंश्योर करना वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी लेस देन 200, लेस देन 200, ये याद रखना। ये जब मैं करवाऊंगा Q&A, मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, याद रखना ये चीज़ को। लेस देन 200 का मतलब क्या होता है गाउठी? 199 पे फुल स्टॉप। 200 या 200 के ऊपर हुआ तो इंडिविजुअल इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, याद रखना ये चीज। ओके, तो अगर आपके पास बुक ऑलरेडी है तो वहां पे लिख दो दैट इज 199, वरना याद 200 ही रहता है अपने को, आगे पीछे का याद रहता ही नहीं। नेक्स्ट, ओके, याद रखना ये जो बेनिफिट है दोस्तों, ये बेनिफिट माय डियर फ्रेंड, ओके, नहीं दिया गया है मल्टीप्लेक्स थिएटर्स को। तो मल्टीप्लेक्स थिएटर में भी देखेंगे यही सिनेरियो है, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, उसको इनवॉइस चाहिए नहीं, उसको बस आप सीट पे बैठा दो, पॉपकॉर्न दे दो, खत्म, वो खुश है। और टिकट का प्राइस जनरली क्या है 200 के नीचे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर वहां पे बोला ना है, वहां पे तो बोला इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा, और वो इनवॉइस और कुछ नहीं है पर आपका ई टिकट है, समझा? आगे हम पढ़ेंगे कि ई टिकट ही डीम्ड अभी इनवॉइस है। आपने देखा एक आपने बहुत बढ़िया चीज पता है क्या है अभी पूरे देश में एक हुआ है कि देर इज अ क्वाइट, I can comment that now it's almost like it's a monopoly of PVR. जैसे आइनॉक्स था, पीवीआर ने उसको खरीद लिया, राइट? तो अब कंप्लायंस और भी इजी हो जाता है, प्लेयर ये के मार्केट में पीवीआर को बोल दिया गवर्नमेंट ने कि अपने को भैया चाहिए कि पेपर वेस्ट ना हो। कौन सा मैं टिकट दिखाने जाऊँ फालतू का पेपर वेस्ट हो, सीधा क्या नंबर ले उसका सामने वाले का और तेरे को आ जाएगा व्हाट्सएप, टिकट व्हाट्सएप होता है अभी। फिर तू गांव में हो बेटा, वडोदरा में हो, या फिर तू बेटा क्या है पैरेलल यूनिवर्स में हो, थाने, समझा? सब जगह अभी एक ही चीज होता है, क्या? यस, सीधा व्हाट्सएप कर देंगे आपको ई टिकट, वही आपका इनवॉइस है, डीम्ड इनवॉइस, समझा? यस। तो भले ही ऊपर वाली सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही पर यहाँ पे फिर भी आप इंडिविजुअल इनवॉइस इशू करेंगे, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है? दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट 31(3)(c। दोस्तों 31(3)(c) में याद रखना, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो या कोई ऐसा बंदा हो जो एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस दे रहा है, क्या जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं, पर डॉक्यूमेंट तो इशू करना ही पड़ेगा, और वो है क्या? बिल ऑफ सप्लाई। यस, जो सप्लाई किया उसका बिल। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, रूल 49। आज अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर है, समवन, अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इज डीमार्ट, तो वो टैक्सेबल गुड्स भी दे रहा है और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी दे रहा है,
राइट। तो टैक्सेबल गुड्स पे टैक्स लग जाएगा, एग्जेम्प्टेड पे कुछ नहीं लगेगा। अब रिसिपेंट अगर क्या है दोस्तों, अब समझो रजिस्टर्ड बंदा है, तो टैक्सेबल गुड्स के लिए आपको उसको इशू करवाना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस, और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए आपको इसको इशू करना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई। पर यही चीज अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड हुआ और रिपीट करनी पड़ेगी तो सप्लायर अपना माथा कुचल देगा, बिकॉज बेटा दिस इज टू मच ऑफ कंप्लायंस। आप समझो डीमार्ट में ऑलरेडी इतनी बड़ी लाइन है वहां पे, अच्छा कौन से गुड्स टैक्सेबल, टैक्स इनवॉइस, कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट, बिल ऑफ सप्लाई। वो बोलेगा क्या दो दो दे रहा है भाई, मेरे को नहीं चाहिए इतने कागज, जितना सामान नहीं लिया उससे ज्यादा तो बड़ा बिल आया तेरा, मेरे को ये सब मत दे भाई, मेरे को सीधा पेमेंट ले, गुड्स दे, मैं निकल रहा हूँ। ये क्या बिल ऑफ सप्लाई, फिर टैक्स इनवॉइस, ये फलाना ढिंकाना, गवर्नमेंट ने बोला कंप्लायंस बंद करो। अरे क्या मतलब है यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इशू करने का, जब रिसिपेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको क्या मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसका एक कॉमन डॉक्यूमेंट ही इशू कर दो, जिसका नाम है क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब, जब रिसिपेंट है अनरजिस्टर्ड और उसे टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस मिल रहा है एक साथ। ठीक है, ओके। तो अगर यही क्या है, अगर रजिस्टर्ड हुआ तो क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस और एग्जेम्प्टेड के लिए बिल ऑफ सप्लाई। क्यों सर, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है कि उसको कौन सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है, क्योंकि उसका आईटी उस पर डिपेंड करता है। समझा। और आईटीसी तभी मिलेगा जब टैक्स इनवॉइस होगा और ना कि बिल ऑफ सप्लाई। गॉट इट। ओके नेक्स्ट। मैंने क्या है, फॉर एग्जांपल हनी को अगर दिया है क्या एडवांस, और बोल दिया है तुझे मुझे गुड्स और सर्विस देने अगले मंथ, उसने बोला यस। अब मैंने उसे पेमेंट दिया है, उसका मेरे पास क्या एविडेंस है, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है तो कल उठ के मैं जब गुड्स और सर्विस मांगने जाऊंगा वो अपने हाथ खड़े कर देगी, बोला सर सूचे केम આવી ગયા पाछ, आपने तो कोई पैसा नहीं दिया है, किस बात का गुड्स और सर्विस मांग रहे हो आप। वो तो चिल्ला लेगी चोर चोर चोर, पब्लिक मेरे को आके मारेगा मां का। ये है कलयुग बेटा। तो मैंने इसीलिए पहले से ही रखा है एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है रिसीट वाउचर। तो अगर कोई भी मेरे पे चोर का इल्जाम लगाएगा तो मैं बोलूंगा ये दे, उसने ही हस्ताक्षर करके दी है मेरे को। गॉट इट, यस। तो आज दिस इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट। तो मैं उसे एडवांस दूंगा, वो मुझे रिसीट वाउचर देगी जहां पे बेसिकली लिखा होगा कि यस आई हैव रिसीव्ड अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर करण शेठ, उसके बाद उसका सिग्नेचर। गॉट इट, यस। नेक्स्ट, रिफंड वाउचर। तो मैंने उसे एडवांस दिया, उसने मुझे रिसीट वाउचर दिया, पर फिर फॉर सम रीजन हम दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि वो मुझे गुज्जर सर्विस नहीं देगी। तो मैं भी बेटा चुप नहीं बैठूंगा, मैं भी हनी को बोलूंगा चल तो फिर एडवांस दे मेरा। तो उसने बोला ठीक है ले लो, साथ साथ में रिफंड वाउचर भी ले लो। समझा, यस। तो जब वो क्या है रिफंड दे रही है एडवांस का, तब तब साथ में देगी क्या रिफंड वाउचर। ओके डन। तो रिफंड वाउचर सप्लायर तभी इशू करता है रिसिपेंट को जब वो अपना एडवांस वापस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो बराबर से, सेल्फ इनवॉइस। ओके, सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। सुन ले फटाफट से, देख आज ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, और एक रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, ठीक है। और यहाँ पे यही रजिस्टर्ड रिसिपेंट टैक्स पे कर रहा है इस पर आरसीएम अंडर 9 सबसेक्शन 3। गॉट इट, यस। तो आज कोई सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विस का,
और टैक्स पेबल हो रहा है एज पर आरसीएम, जहाँ पे रिसिपेंट इज पेइंग द टैक्स. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिकवरी एजेंट एंड बैंक, इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी, एनीथिंग. ओके, एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ वेयर टैक्स इज पेबल अंडर 9(3). परफेक्ट है. यस. अभी दोस्तों कॉन्सेप्ट ये था कि चलो सप्लायर है, उसने सप्लाई कर दिया गुड्स और सर्विस का टू द रिसिपेंट. कितने का किया है? ओके, सेलिंग प्राइस उसने लिखा है 10 लाख. जीएसटी का 18% है एप्लीकेबल. क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं, कतई भी नहीं. वो सिर्फ इनवॉइस भेजेगा और नीचे लिख देगा टैक्स इज पेएबल एज पर आरसीएम. ठीक है. अब होगा क्या दोस्तों? होगा ये कि रिसिपेंट तो क्या सप्लायर को पे कर देगा 10 लाख, और रिसिपेंट गवर्नमेंट को भी पे कर देगा कितना? 1.8 लाख. ठीक है, परफेक्ट. अब इशू क्या है पता है रिसिपेंट के साथ? कि उसके जेब से कट गया 1.8 लाख. डू यू रियलाइज दैट कि रिसिपेंट के जेब से 1.8 लाख कट गया है? क्योंकि उसने वो कैश जमा कर दिया है गवर्नमेंट के पास. अब ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसको उसका रीइंबर्समेंट मिले, उसको उसका आईटीसी मिले, राइट? पर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है. और वो वैलिड डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस. क्यों? क्यों टैक्स इनवॉइस नहीं है उसके पास? क्योंकि सप्लायर उसका क्या है? अनरजिस्टर्ड. तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो बेटा टैक्स इनवॉइस इशू कर नहीं सकता. तो रिसिपेंट के साथ असमंजस ये है कि उसका जेब कट जरूर गया है, उसका जेब कट जरूर गया है, पर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 16(2) सेटिस्फाई नहीं हो, तो नहीं मिलेगा एटीसी. तो वो रोने लगा. तो गवर्नमेंट ने बोला रुक जा, फिर एक काम कर, तू अपने आप पे इशू कर दे सेल्फ इनवॉइस. समझा? तो ऑन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, ऑन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस यानी जैसे ही क्या है तेरे गिरबान में आ जाता है गुड्स या सर्विस, तू अपने आप पे इशू कर दे सेल्फ इनवॉइस और चुपचाप ले ले क्या? आईटीसी. समझा? ये चीज. अब कई बार लोग पूछते हैं कि सर तो फिर मैंने 10 लाख का सर्विस लिया, जीएसटी 1.8 लाख है, तो मैं आईटीसी 1.8 लाख नहीं, मैं तो आईटीसी 10 लाख ले लूं, 20 लाख ले लूं, 40 लाख ले लूं, बिकॉज अभी डॉक्यूमेंट इशू करने का कंट्रोल तो मेरे हाथ में है ना. अरे हाँ पगले, बात सही बोला तूने, पर गाउठी ये भूल गए कि आईटीसी लेने के लिए तेरे को सबसे पहले पे करना पड़ेगा. तो सबसे पहले है ना 3B में जाना पड़ेगा तेरे को, और 3B में तुझे पहले पे करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा वहां पे टैक्स एज पर इनपुट टैक्स रेट एज पर आरसीएम, पहले पे करना पड़ेगा. और फिर तू क्या है उसको ले सकता है एलिजिबल आईटीसी के कॉलम में जाके आईटीसी. ऐसे ही नहीं ले सकता है. तो ये जीरो सम गेम है, जितना जेब कटेगा उतना ही ले सकता है आईटीसी. वहां पे जेब नहीं कटा, तूने आरसीएम के तहत टैक्स पे नहीं किया, तो नहीं मिलेगा रिकॉग्नाइज करने मिला उतना आईटीसी. सिंपल. तो ये डॉक्यूमेंट इतना एम्पावरिंग डॉक्यूमेंट है कि इसने एक रजिस्टर्ड रिसिपेंट को क्या आईटीसी दिलवा दिया, जो इन नॉर्मल केस नहीं होता, क्योंकि सप्लायर सक्षम नहीं था टैक्स इनवॉइस इशू करने से. तो गवर्नमेंट ने रिसिपेंट को ही बोल दिया कि तू ही बेटा क्या है अपने आप पे इनवॉइस इशू कर दे और ले ले आईटीसी बिंदास. गॉट इट? और बेटा याद रखना, यही रजिस्टर्ड रिसिपेंट हु इज लायबल टू पे टैक्सेस पर आरसीएम
अगर वो पेमेंट करता है सप्लायर को, अगर वो पेमेंट करता है सप्लायर को माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर क्या होगा बताइए? पेमेंट वाउचर, ठीक है, दैट्स इट। रिसिपेंट सप्लायर को इशू करेगा पेमेंट वाउचर। नाउ देयर इज ओनली वन स्मॉल ओके डिटेल दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, एंड दैट इज कि याद रखना, रजिस्टर्ड रिसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर को ओके वहां से पहले तो माल खरीद रहा है और फिर उसे पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे दो चीज हो जाएगी। पहले, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस वो अपने आप पे इशू कर देगा सेल्फ इनवॉइस, और फिर जैसे ही वो करेगा पेमेंट, वो इशू कर देगा पेमेंट वाउचर। पर बेटा वही अगर रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपेंट को क्या है, गुड्स और सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में रजिस्टर्ड रिसिपेंट जो है ओके उसके पास ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस होगा। सर कैसे? अरे सप्लायर देख कौन है भाई, उसकी जात देख कौन है, राइट। और वो जब क्या है पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, उसे स्टिल कंटिन्यू करना पड़ेगा टू इशू पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो आज पेमेंट वाउचर कब आएगा? जब रिसीपेंट इज पेइंग टैक्स एज पर आरसीएम, एज पर आरसीएम, और उसे जब करना है पेमेंट सप्लायर को, उसे जब पेमेंट करना है सप्लायर को, तो वो इशू करेगा पेमेंट वाउचर, वो इशू करेगा पेमेंट वाउचर। पर बेटा अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उस रजिस्टर्ड रिसिपेंट को आईटीसी लेने के लिए अपने आप से सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, टैक्स इनवॉइस उसे मिल जाता है ऑलरेडी। पर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसे सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये कंप्लायंस को मैंने साथ में ही लिया है, समझा ना? क्योंकि कॉमन क्या है, रजिस्टर्ड रिसिपेंट उस पेइंग टैक्सेस पर आरसीएम, पेमेंट वाउचर एवरी सिनेरियो, पर सेल्फ इनवॉइस ओनली व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, क्योंकि तभी वो सक्षम नहीं है इनवॉइस इशू करने के लिए, ठीक है। और वो क्लियरली मैंने यहाँ पे वो केस में समझाया है। ओके और यहाँ पे भी बहुत ही क्लियरली लिखा है, अगर आप देखोगे तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड, यहाँ पे देख सकते हो अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और यहाँ पे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, डन। मिला ना, समझा ना ये चीज? अदिति पक्का? ओके क्विकली देख लो डिलीवरी चलान क्या है। 3 सिचुएशन में डिलीवरी चलान इशू होता है माय डियर फ्रेंड। सबसे पहला मैं बोलूंगा सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस में द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट नोन। तो जब मेरे पास पता ही नहीं है कि कितना लिक्विड गैस है, तो ना उसका वैल्यू पता है ना उसका रेट पता है, तो फिर मैं जीएसटी लायबिलिटी निकालू कैसे? तो फिर मैं टैक्स इनवॉइस इशू कैसे करूं? इसीलिए अभी के लिए क्या डिलीवरी चलान इशू करके जाने दो, लिख दो वहां पे डिलीवरी चलान एंड गो अहेड। ओके जस्ट टेक दैट डॉक्यूमेंट एंड यूज इट एंड रिमूव योर गुड्स। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। तो ये पहले भी किया है हम लोगों ने कि मैं अगर गोल्ड बिस्किट देता हूँ, अगर हनी को, हनी मुझे दे रही है ज्वेलरी, तो मैं इशू करूंगा डिलीवरी चलान, वो भी जब भेजेगी वो भी इशू करेगी डिलीवरी चलान। पर सिंस वो मुझे जॉब वर्क सर्विस दे रही है, वो मुझे इशू करेगी जॉब वर्क चार्जेस के रिलेशन में इनवॉइस इशू कर देगी। समझा? इसका डायग्राम भी बनाया हम लोगों ने। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय द वे ऑफ सप्लाई। इशारा किस बात की तरफ? इशारा सिर्फ इस बात की तरफ है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई का मतलब क्या हो?
क्या हो कि भाई आज सेल्स रिटर्न, तो उसने कुछ तो रिसिपेंट क्या मुझे कुछ बेच रहा है? नहीं, वो कुछ भेज रहा है। अच्छा, कुछ अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, तो मैं क्या आज पलक को अगर कुछ भेज रहा हूँ फॉर सेल और रिटर्न, तो मैंने क्या कुछ भेज दिया? नहीं, मैंने भेजा है। फिर वो अप्रूव करेगी, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैंने बेचा है, और तभी मैं 31(7) के तहत इनवॉइस भी इशू करूंगा। And I'll make sure that happens within 6 months from the removal. समझा? यस। तो जब जब मैं बेचता नहीं भेजता हूं, तब तब डिलीवरी चालान आएगा, और वो भी ट्रिप्लिकेट में इशू होगा। और ये क्योंकि ये सब गुड्स के रिलेशन में ही बात हो रही है। तो ओरिजिनल रिसिपेंट के लिए यानी कंजाइनी के लिए, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, और कंजाइनर के लिए ट्रिप्लिकेट। ठीक है, डन। बस एक छोटी सी बात याद रखना कि आज दोस्तों भले ही आपने नामकरण कुछ और कर दिया है, पर गवर्नमेंट इसको टैक्स इनवॉइस ही मानता है। जैसे कि अगर आप गए नीता ट्रैवल्स में, इंडियन रेलवेज में, या फिर इंडिगो एयरलाइंस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस मिली आपको, तो जो आपका टैक्स इनवॉइस है तो आपका टिकट ही। सेम गोज विद माय डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, जो आपका ई टिकट है वही आपका इनवॉइस। एंड लास्ट इज consolidated tax invoice. Now this is very different from what we did in 31B. Why? Because banks के केस में जनरली क्या होता है, I'll tell you, वो लोग बहुत सारा बिलिंग महीने में एक साथ ही कर देते। यानी वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, सुनो, आज मैंने डेबिट कार्ड की सर्विस ली, क्रेडिट कार्ड की ली, चेक की ली, लॉकर की ली, तो वो एक एक इनवॉइस नहीं भेजेगा, वो सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और मंथ एंड में आपको कैश स्टेटमेंट भेजेगा। उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, जहाँ पे सप्लायर एक है, रिसिपेंट एक है, पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा सर्विसेज के लिए हर बार इनवॉइस इशू ना हो, रिसिपेंट को हर बार मेल ठकाठक मिले, ऐसा ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला तू एक ही बार इनवॉइस रेज कर, बाय क्यूमुलेटिंग ऑल ऑफ दो सर्विसेज, सो दैट रिसिपेंट को मिल जाए आईटीसी one shot in one invoice. Is that very clear? Okay, that's it. ठीक है, तो बस आज का डिस्कशन टैक्स इनवॉइस का यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी का डिस्कशन कल होगा, और कल हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई इनवॉइस, वो तो करने ही वाले हैं, पक्का बात है। और साथ साथ के इसके रिलेशन में जो थोड़े बहुत मैंने इंपॉर्टेंट सम्स किए हैं वो भी कर लेना है। एंड देन वी विल रैप अप टैक्स इनवॉइस इन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, एंड रिमेनिंग जो होगा वो कर लेंगे। ठीक, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से याद आओ। ये Shakti Enterprises Kolkata entered into a contract with Suraj Enterprises Surat for supply of goods, and the delivery shall be made on 31st of October. The goods were removed from the factory on 11th October. As per the agreement, goods were to be delivered on or before 31st of October. Suraj has received the goods on 14th October. Determine the time of supply. कोलकाता से सूरत भेजा है, तो what is it? Movement of goods, no movement of goods. Movement of goods. Okay, now what shall be the date here? Last day to issue invoice. That's absolutely correct. 11th of October, on or before removal of goods. Absolutely correct. ठीक है. Next up is, my dear friends, Trust and Fun and Event Management Company has provided its service for an event at Kapoor Film Agencies, Mumbai on 5th of June. So service complete हुआ on 5th of June. Payment for the event was made on 19th of June. Tell me, what is the time limit to issue invoice in this case? So you've got date of completion of service, you've got date of payment. You need to figure out what is the last day to issue invoice. तो वन टाइम सर्विस अगर दिया जाता है तो क्या बोला है पलक कि कब तक इशू हो जाना चाहिए इनवॉइस?
Okay, within 30 days, yes, absolutely correct. And that happens to be what? 30 days in जून, 5 हो गया 25 और 5 चाहिए यानी कि 5 जुलाई। परफेक्ट। तो ऑन और बिफोर 5 जुलाई आपको इनवॉइस रेस कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अप इज यस दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। MBM caretakers, a registered person, provides the services of repairs and maintenance. On April 1, it has entered into an annual maintenance contract with P for its air conditioner and washing machine. As per the contract, maintenance services will be provided on the first day of each quarter of the relevant financial year, and payment for the same will also be done on the date on which services is rendered. During the year, it provided the services on April 1, July 1, October 1, January 1, in accordance with the terms of contract. When should MBN caretakers issue the invoice for services rendered? बताओ। क्या सीन है? सिंपल है कि भैया सर्विस दिया तो आपका ड्यू डेट कभी है? 1 महीने के बाद। करेक्ट। ठीक है। तो मेंटेनेंस सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड on first of each quarter on the relevant year, and payment for the same will be due on the date on which service is rendered. सॉरी 1 महीने बाद नहीं, तभी हो जाएगा। ओके। तो ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑन April 1, July 1, October 1, January 1। तो फिर क्या होगा? जिस दिन सर्विस रेंडर किया उसी दिन ड्यू हो गया। तो फिर ठीक है, उस केस में फिर इनवॉइस भी कब रेज करेंगे? बताइए। इसमें कौन सा केस है? पहले तो दिस इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। गॉट इट? यस। और इसीलिए एकदम सही कहा आपने, चेक कीजिए यहाँ पे इनवॉइस रेज करना April 1, July 1, October 1, January 1। दैट्स इट। क्योंकि वही क्या है, ड्यू डेट भी क्या है, रखा गया है। एज सिंपल एज दैट। ओके। A non-banking financial company can issue a consolidated tax invoice at the end of the month for the supply made during the month. Is it true? Yes, it is true. This option is available to banks, NBFCs, and insurance companies. Okay. Quickly, let's do this. Aggregate turnover of Sangri services exceeded 20 lakhs on 12th of August. He applied for registration on 3rd September and was granted the registration certificate on 6th of September. You are required to advise Sangri services as to what is the effective date of registration. It also sought your advice regarding issuance of period for issuance of RTI. तो एक आपको दिखाना है क्या कि भैया कब तक RTI इशू करना चाहिए, और दूसरा है किस पीरियड के रिलेशन में करना चाहिए। तो पीरियड के बारे में भी कमेंट करना है, और वहां से कितने महीने के अंदर आपको इशू करना वो भी क्या है। तो करेक्ट, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ RC, दैट इज 6th of October तक आपको इशू कर देना है। 1 month है, 30 days नहीं है। याद रखना ये चीज को प्लीज। बहुत फर्क पड़ता है 1 month और 30 days में। 1 month में आज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पहले लेट मी कंप्लीट दिस। तो 6th October पहले तो क्या RTI आ गया, तो 6th October के पहले आपको RTI इशू करना है। ओके। फॉर विच पीरियड? सिंपल है, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट, दैट इज द डेट यू बिकेम लायबल टू रजिस्टर अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ RC। ठीक है, ये पीरियड के रिलेशन में आपको इशू करना है। क्यों? बिकॉज लायबल हुए तो उसके 30 दिन के अंदर ही आपने क्या RC के लिए अप्लाई कर दिए। तो 12th August को आप लायबल हुए थे, ठीक है, और आपने
ओके, क्लियरली 3 सितंबर विच इज़ विद इन 30 डेज आपने क्या है आरसी के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इफेक्टिव डेट यहाँ पे हो जाता है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त से लेके ठीक है 6 सितंबर तक आपको क्या है पीरियड कवर करना है। और उसके रिलेशन में जो भी बंदों को आपने क्या है माल बेचा था, स्पेशली जब बात कर रहा हूँ मैं रजिस्टर्ड रिसिपेंट की, आपको आरटीआई इशू करना पड़ेगा उनके रिलेशन में। ठीक है, परफेक्ट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन 1 मंथ इज माय डियर फ्रेंड्स कि देखो आज फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट लेट्स से 6 जुलाई पकड़ता हूँ। 6 जुलाई का 1 मंथ कंप्लीट होता है 6 अगस्त को, ठीक है। पर 6 जुलाई का 30 डेज कंप्लीट होता है कभी, तो 31 में से 6 चले गए तो बचे 25 और अपने को चाहिए कितने 30, तो वो आता है और 5, तो ये 5 8 हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ आएगी, जो भी मंथ्स में 31 डेज हो गए ना वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। वहाँ पे आपका जो आने वाला दिन है वो एग्जैक्ट डेट नहीं होगा जहाँ से आपने शुरू किया है, वो जनरली एक दिन कम होगा। फिर वो अगस्त का महीना ले लो, जनवरी का ले लो, मार्च का ले लो, वैसे ही कैलकुलेशन बैठेगा, राइट। पर 1 मंथ में यू आर नॉट काउंटिंग डेज, यू आर काउंटिंग मंथ, तो यू विल चेंज द मंथ ओनली। यू विल कीप द डेट सेम बट यू विल चेंज द मंथ, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैंने इसको क्या है परेशान किया ही नहीं, मैंने सिर्फ इसको चेंज कर दिया। तो ये चीज़ छोटी छोटी है पर याद रखना इंटरचेंजेबली आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। परफेक्ट, दैट्स इट। ओके, so that makes sense. Okay, perfect. Okay, an interesting question out here. Jain and Sons is a trader dealing in stationery items. It is registered under GST and has undertaken following sales during the day. Raghav Traders, a registered retail dealer, 190 rupees. क्या लग रहा है आपको, होगा? नहीं, क्योंकि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है। अपने को क्या कंडीशन देखना है, अपने को देखना है क्या कि भैया आज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना है अपने को, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द डे। एक कंडीशन ऑलरेडी उसकी सेटिस्फाइड है कि नन ऑफ द रिसिपेंट्स वांट्स टैक्स इनवॉइस। अब सिर्फ 2 कंडीशन ध्यान रखना है कि रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और वैल्यू लेस देन 200 होना चाहिए, ठीक है। यस, तो सबसे पहले तो मेरी नज़र वैल्यू पे ही पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे 190 था, तो फिर मैं रिसिपेंट को देखूंगा, रजिस्टर्ड है, बात खत्म। रजिस्टर्ड रिसिपेंट को हमेशा टैक्स इनवॉइस चाहिए ही रहेगा बिकॉज उसको चाहिए आईटीसी। तो भैया यहाँ पे आपको इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड नहीं चलेगा। ध्रुव एंटरप्राइज अनरजिस्टर्ड है 358, ओके। यहाँ पे भी नॉट अलाउड बिकॉज 199 के ऊपर है। गौरव अ पेंटर अनरजिस्टर्ड 500, अगेन value is not supporting. Oberoi orphanage and unregistered entity 188, 188 है, yes। अनरजिस्टर्ड है, yes। टैक्स इनवॉइस चाहिए, नहीं, तो भैया इशू कर दो इसके रिलेशन में। आराध्या स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड 158 एंड डज नॉट वांट टैक्स इनवॉइस, अगेन इसके रिलेशन में भी कर दो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भोजराज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड जीटीए सर्विस ऑन विच ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। ही विशेस टू नो वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस। प्लीज एडवाइज हिम डिस्कसिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर सीजीएसटी एक्ट। yes he is, why? सेल्फ इनवॉइस 313F, तो ही तो उसको आईटीसी मिलेगा ना, बिकॉज जीटीए से सर्विस ले रहा है, तो जीटीए इज द प्रोवाइडर, भोजराज इज द रिसिपेंट। और यहाँ पे आरसीएम के तहत भोजराज ही पे करेगा भाई, उसको आईटीसी चाहिए तो ये तो इशू कर नहीं पाएगा।
तो वही अपने आप पे इशू करेगा सेल्फ इनवॉइस अंडर 3013F। तो डेफिनेटली उसको चाहिए रहेगा। ठीक है। Chidanand Private Limited is a registered supplier who's opted for compo scheme. He wishes to know whether he can issue bill of supply. He wishes to know whether the issue of bill of supply can be dispensed with under any circumstance. यानी ये ऑप्शनल है या इशू करना ही पड़ेगा? करना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि वो एक कॉम्पो टैक्स पेयर है, और कॉम्पो टैक्स पेयर हो या फिर क्या है एग्जेम्प्टेड सप्लायर हो, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना ही पड़ता है। ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ है जो क्या है मुझे ऐड करनी थी यहाँ पे, कि एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे वो क्या है बिल ऑफ सप्लाई इशू ना करे तो चल जाएगा, और कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू करे तो चल जाएगा। तो बेसिकली वो इंडिविजुअल बिल ऑफ सप्लाई इशू ना करे तो चल जाएगा, और कंसोलिडेटेड इशू करे यानी अपने पास ही रखे तो चल जाएगा। कब? जब अगेन रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उसको बिल ऑफ सप्लाई नहीं चाहिए, और वैल्यू ऑफ सप्लाई उसका भी क्या है 200 से कम। तो जो प्रोविजन टैक्स इनवॉइस के लिए था वो प्रोविजन बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी है। तो इफ़ यू वांट जस्ट गो एंड यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे ये तीनों कंडीशन लिख दो कि यहाँ पे अगर रिसिपेंट क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वैल्यू इज लेस देन 200 एंड recipient does not require बिल ऑफ सप्लाई, तो भैया उस केस में कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू करवा देंगे, कोई बात नहीं। अनीशा मैडम पढ़ाई हो रही है ना आपकी? गुड। यशस्वी आज है? इलेक्ट्रिसिटी आ गया आज गांव में? आपके जामनगर में ही हो रहा है ना ये वंटारा? नाइस। चलो, Uday Singh, a registered supplier, has received advance payment with respect to services supplied to Sujamal. His accountant asked him to issue the receipt voucher with respect to the services to be supplied. However, he is apprehensive as to what would happen in case receipt voucher is issued but subsequently no service is received. You are required to advise Uday Singh. क्या होगा? कुछ नहीं, तो फिर वो जो एडवांस दिया है वो रिफंड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विथ रिफंड वाउचर। सिंपल। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन रिवर्स चार्ज? जब ऐसा एकदम ही प्लेन आता है ना, तो आप ये बोल दिया करो कि इन केस वेयर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड एंड ही सपोज टू पे टैक्स एज पर RCM. So at the time of receipt of goods or service, to avail ITC, he will issue self invoice, and at the time of making payment to the supplier, he will issue a payment voucher. ठीक है, correct. That's it. So that is enough to be discussed. Okay. What if at the time of receipt of advance the rate of tax or nature of supply is not determinable? Yes, this is one important thing that can be discussed. कि आज फॉर एग्जाम्पल एडवांस मिला है
राइट। और सर्विसेज के केस में तो आपको पता है कि एडवांस तभी टैक्स हो जाता है, अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अब मैं बहुत सारी सर्विसेज दे रहा हूँ या बहुत सारे गुड्स दे रहा हूँ, और इसी पढ़ ने क्या सिर्फ एडवांस दे दिया, कुछ बोला नहीं कि मैं खरीदूंगा या ये सर्विस लूंगा, तो अब मैं टैक्स किस पे करूँ? और मुझे ये भी नहीं पता कि सामने वाला का एड्रेस क्या है, इंट्रा है इंटर है वो भी नहीं पता है, और जीएसटी का रेट भी नहीं पता है। तो मेरा लायबिलिटी तो खड़ा हो गया भाई कि भैया पे करना है, बिकॉज एडवांसेस आर टैक्सेबल इन केस ऑफ सर्विसेज स्पेशली। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ नहीं, तू 18% ले ले और इसको डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई गिन ले, ठीक है, ये याद रखना। तो जब नेचर ऑफ सप्लाई ऑलरेडी डिटरमाइनेबल नहीं होता है, ठीक है, तो आप अज्यूम करेंगे कि वो इंटरस्टेट सप्लाई है, और आप अज्यूम करेंगे कि भैया वो 18% पे लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो दिस जनरली केस हैपेंस व्हेन इन केस ऑफ एडवांस। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से, ऐसा बैठने का नहीं, थोड़ा अजाइल रहने का लाइफ में, तो ये चीज़ यहाँ पे ही लिख दो आप। इफ नेचर ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी रेट is not determined when advance is given, so we will assume nature of supply as interstate and GST rate at 18%. डन। कांट बी मोर हैप्पियर कि फाइनली तुझे पहुंच गई बुक्स। कब आई? कल? ओके, ये वाला बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15। ABC Cinemas, a registered person engaged in making supply of services by the way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screens, was issuing consolidated tax invoice for supplies at the close of each day in terms of section 31(3)(b). During the month of October 19, the department raised objection for this practice and asked to issue separate tax invoice for each ticket.
advise ABC cinemas for the procedure to be followed in the light of recent notification. क्या ये बंदे को ये ऑप्शन लेने मिलेगा या फिर नहीं? नहीं, वो 31(3)B में नहीं जा पाएगा। ओके, उसको कंपल्सरीली क्या है, इशू करना ही पड़ेगा टिकट, बिकॉज वो ई टिकट ही उसका डीम्ड इनवॉइस है। समझा? परफेक्ट। ओके, इज नॉट अवेलेबल टू सप्लायर हु इज एंगेज्ड इन मेकिंग services by the way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screens. Okay, perfect. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखो। मेजर्स जिंग ट्रांस ऑफ कोलकाता is engaged in trading of transmitters. On 20th/5/21, Zing Trans has sent 500 units of transmitters for exhibition at Chennai on sale or return basis. Out of the said 500 unit, 300 units have been sold on 28/7 at the exhibition. Out of the remaining 200, 150 have been bought back to Kolkata on 25/11, and balance 50 unit have neither been sold nor bought back. Examine the provisions under GST law relating to issue of invoice with exact dates on which tax invoice needs to be issued by Zing Trans. बताओ कब इशू करेगा वो? ओके, सो गाइज लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे 500 यूनिट भेजे थे उसने, तो आउट ऑफ द सेट 500 यूनिट्स 300 हैव बीन सोल्ड ऑन 28/7 एट द एग्जीबिशन। ठीक है, तो 300 यूनिट का तो तभी हो जाएगा 28/7 को, राइट? एंड याद रखना उसने रिमूव कब किया था? उसने रिमूव किया है 20/5 को। वहां से एक बार 6 महीना भी गिन लेना आप, 20/11 होता है वो। ठीक है, तो आज 300 यूनिट तो 28/7 को ही क्या है बिक गए थे, तो तभी इनवॉइस रेज हुआ होगा, राइट? बट 200 में से 150 यूनिट्स हैव बीन बॉट बैक। ठीक है, कब बॉट बैक था वो देखो आप, वो इंपॉर्टेंट है, 25/11 को। और रिमेनिंग 50 का कुछ नहीं हुआ है, वो वहीं पे है। ठीक है, तो डू यू रियलाइज कि यार वो जो 200 यूनिट था उसका लेटेस्ट टू लेटेस्ट इनवॉइस रेज होना चाहिए था कब तक? 20/11 तक। अभी मैं नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके बाद वो आया गया तेल लगाने गए। 20/11 लास्ट डेट था जब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, और 20/11 को ही आप पूरे 200 यूनिट के लिए इनवॉइस इशू कर दोगे। सर तो फिर वो 150 यूनिट्स का क्या? आई टेल यू, 150 यूनिट जो आ गए ना वापस, उसके रिलेशन में अभी मैं एज ए सप्लायर वो रिसिपेंट को क्रेडिट नोट इशू करूंगा। बट यहाँ पे क्रेडिट नोट नहीं करना आपको इशू, यहाँ पे क्या लिखा है? इनवॉइस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, इनवॉइस यूज किया है। तो बस इतना बता दे कि इनवॉइस कब आएगा, बस। तो दो ही डेट्स को आएगा, एक 28/7 और एक 20/11, एज सिंपल एज दैट। समझा? यस। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, डन है। तो ये हम लोगों ने कल जो क्या है चर्चा की, उसके बेसिस पे सब Q&A थे विच वर इम्पोर्टेंट। ओके, परफेक्ट।